एक व्यक्ति आपको कह रहा है, फरवरी में कह रहा है कि कोरोना से हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान के लोगों पर बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है 22 दिन में ये लड़ाई जीती जाए। समझ किसको है ये तो आपको जज करना है। स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस पे आक्रमण किया, उनको आपने खत्म कर दिया। फिर आपने जीएसटी, कोविड के समय आपने अपने 2-3 मित्रों की मदद की, लाखों करोड़ रुपए आपने उनका माफ कर दिया। हमारी ये यात्रा इन 3 काले कानूनों के खिलाफ है। ये जो कानून प्रधानमंत्री जी ने बनाए हैं, बच्ची का रेप होता है, मर्डर होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परिवार पर आक्रमण करता है, और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। इंटरेस्टिंग बात है। भारत माता की बात करते हैं। भारत माता के 1200 स्क्वायर किलोमीटर नरेंद्र मोदी ने चाइना को दे दिया अपनी इमेज बचाने के लिए। रियलिटी, मानो ना मानो, इसके बारे में नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं? आप कभी बुलाइए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसे खुल के बुलाइए, बात कीजिए उनसे। वो आपसे इतना डरते क्यों? चाइना से भी वो इस कारण डरते हैं और आपसे भी इस कारण डरते हैं। वो सोचते हैं चाइना हमारी इमेज खराब कर देगा, वो सोचते हैं ये जर्नलिस्ट हमारी इमेज खराब कर देगा। नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ अपनी इमेज में इंटरेस्ट है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है, जिसमें मजदूर और किसानों ने पूरी देश की अर्थव्यवस्था का 50 से 60% हिस्सा अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करते हैं। एक वक्त था जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश को एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। लेकिन जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है 2014 से, तब से हमारे किसान भी मर रहे हैं और हमारे जवान भी मर रहे हैं। मोदी राज में मर जवान और मर किसान हो गया है। कोविड के समय इन 3 कानूनों को लागू करने की क्या जरूरत थी? क्या जल्दी थी? प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। एक ऐसा अनोखा कानून है जहां किसान के ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। और अगर किसान इस कानून से खुश है, तो पूरे देश में किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? पंजाब का हर किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? लक्ष्य समझिए, कठिन बात नहीं है। आपकी जमीन और आपका पैसा हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े अरबपति चाहते हैं। मोदी सरकार केवल कॉरपोरेट और उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। सबसे पहले 2014 में मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण बिल को उन्होंने हल्का किया, ताकि उद्योगपतियों को सारी जमीनें जो किसान की हैं वो दी जा सके। लेकिन राहुल गांधी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई और पूरे देश में उसका किसानों के साथ समर्थन किया। तब मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया था कि ये वापस लेना चाहिए, और राहुल गांधी इस मुहिम को, किसानों की आवाज उठाने की मुहिम को कामयाब रहे। ये जो जमीन की बात है, मैंने अपनी आंखों से टप्पल में देखी थी, जहां हमारे किसान भाइयों पे गोली चलाई गई। भट्टा परसोल में एक बार फिर मैंने वही चीज देखी।
आप पूरे हिंदुस्तान को भोजन देते हो, रोज खेत में पसीना बहाते हो और आप सिर्फ अपनी सरकार से हक मांग रहे हो कि भाई हमारी जमीन है, हमें सही पैसा मिलना चाहिए, कम नहीं मिलना चाहिए। जो आपकी जमीन ली जा रही है उसके बारे में एक साथ हमें कुछ करना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम सब आपके साथ हैं और आपकी जो लड़ाई है वो हमारी लड़ाई है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि लोकसभा में हम आपको एक ऐसा बिल दें जिससे हिंदुस्तान का जो किसान है, मजदूर है, उसको फायदा हो। जब आपसे जमीन ली जाती है या ली जाती थी तो सरकार का ऑर्डर लगता था और कोई आपके घर आ जाता था, आपकी जमीन उठा के ले जाते थे। ये आपकी लड़ाई थी और मैंने आपसे वायदा किया था कि कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ेगी, आपके साथ लड़ेगी और ये लड़ाई हम जीत के दिखाएंगे। लेकिन साथियों, यही नहीं, फसल बीमा योजना के अंतर्गत एक बार फिर मोदी सरकार ने किसानों को लूटा है और उद्योगपति को, जो कि उनके मित्र हैं, उनको फायदा पहुंचाने का काम किया है। 2019 तक लगभग 40,000 करोड़ रुपए का मुनाफा उद्योगपति को कमवाया गया है इस सरकार के द्वारा। किसानों से पैसा लेकर प्रीमियम भराए गए हैं। पहले आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस पे आक्रमण किया, उनको आपने खत्म कर दिया। फिर आपने जीएसटी कोविड के समय आपने अपने 2-3 मित्रों की मदद की, लाखों करोड़ रुपए आपने उनका माफ कर दिया। मजदूर घर पैदल जा रहे थे हजारों किलोमीटर, पानी नहीं था, भोजन नहीं था, आपने एक शब्द नहीं बोला, उनको आपने वार्निंग ही नहीं दी, एक दिन वार्निंग नहीं दी। कमरे में बैठे आपने कहा लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन कर दिया, मर गए वो। 100-200 लोग वैसे ही मर गए। आपने जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो इस देश को रोजगार देती है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को खत्म कर दिया है। ये देश, और आप देखना, मैंने फरवरी में कोरोना की बात की थी, उन्होंने कहा राहुल गांधी मजाक कर रहे हैं। अब देखिए, समझ किसको है किसको नहीं है। एक व्यक्ति आपको कह रहा है, फरवरी में कह रहा है कि कोरोना से हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान के लोगों पर बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है 22 दिन में ये लड़ाई जीती जाएगी। समझ किसको है ये तो आपको जज करना है, मैं तो नहीं कहूंगा। एक व्यक्ति कहता है 22 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी, उसको यह भी नहीं मालूम कि कोरोना है क्या, देश क्या है, कैसे चलता है। उस टाइम भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे और अब मैं आपको बता रहा हूं, और आप लिख के ले लीजिए, आज भी मजाक उड़ाएंगे, मगर 6 महीने बाद याद रखना जो मैं आज कह रहा हूं। 2 चीजें आपसे कहूंगा। पहली बात, यह देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। नरेंद्र मोदी ने ढांचा तोड़ दिया है। अब नरेंद्र मोदी खेती के ढांचे को तोड़ने जा रहा है। अगर नरेंद्र मोदी ने खेती के ढांचे को तोड़ दिया तो एक तरफ रोजगार नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ भोजन नहीं। ठीक है, अभी मेरा मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो। 6 महीने बाद, जैसे आज मैं फरवरी की बात कर रहा हूं, 6 महीने बाद आप देख लेंगे। ठीक है, ये सिस्टम है, ये फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है, एमएसपी है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, मंडियां हैं। ये एक प्रकार से किसान का, फूड सिक्योरिटी का एक किला है, ये प्रोटेक्ट करता है। किले में कमियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कमियां नहीं, कम मंडियां हैं, करप्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, मगर किले को अगर आपने तोड़ दिया तो किसान बच नहीं सकता। अब नरेंद्र मोदी किले को क्यों तोड़ रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने जीएसटी क्यों की? नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइजेशन क्यों किया? नरेंद्र मोदी जी ने
कोरोना के समय गरीबों की मदद क्यों नहीं की? 2 नाम दे सकता हूं, अंबानी, अदानी। ये ट्रायंगुलर ग्रुप है, अदानी, मोदी, अंबानी। और नरेंद्र मोदी का काम रास्ता साफ करने का है। उनको ऑर्डर दिया गया है कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को खत्म करो, किसानों को खत्म करो, मजदूरों को खत्म करो और हमारे लिए रास्ता खोलो। यही नहीं साथियों, अब 2020 में मोदी सरकार 3 काले कानून लेकर आई है। ये अध्यादेश ऐसे थे जो कि संसद में पास कराए गए और बहुत गलत तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाकर ये पास कराए गए। जो अपोजिशन लीडर्स थे उनको मौका नहीं दिया गया इस पर बहस करने का, इस पर वोट डालने का, ताकि देश को पता लग सके कि किसान के साथ कौन है और किसान के विरोध में कौन है। हमारी ये यात्रा इन 3 काले कानूनों के खिलाफ है। ये जो कानून प्रधानमंत्री जी ने बनाया, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, फूड सिक्योरिटी का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसको खत्म करने का, नष्ट करने का तरीका है। जैसे पहले भाइयों और बहनों नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, उसके बाद जीएसटी की, और कोरोना के समय उन्होंने किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेसेस की कोई मदद नहीं की, उसी प्रकार ये भी किसानों पर आक्रमण है। और इस आक्रमण को हम रोकेंगे, इन कानून के खिलाफ हम लड़ेंगे। पंजाब को इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, हरियाणा और पंजाब। और अगर एमएसपी जाएगी, अगर ये एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है अगर ये टूटेगा, तो पंजाब को भविष्य में रास्ता नहीं मिलेगा। तो हम एक प्रकार से पंजाब की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान के किसानों की और इसके लोगों की रक्षा कर रहे हैं। जबकि ये 3 ऐसे काले कानून हैं, जो कि पहला कानून ये कहता है इस अध्यादेश का, जो कि अब कानून बन चुका है, कि पूरे देश में किसान कहीं पर भी अपनी फसल को बेच सकता है। मोदी जी का यह दावा है, लेकिन मैं मोदी जी से पूछना चाहूंगा कि वो कौन सा कानून है जो किसान को आज हमारे देश में कहीं पर भी फसल बेचने से रोकता था। यह केवल सरकार झूठ से चल रही है। और जो दूसरा कानून है वो केवल उद्योगपतियों की मदद करने के लिए बनाया गया है, यानी कॉर्पोरेट राज। और हमारे देश की जो मंडियां हैं, एपीएमसी एक्ट से जो गवर्न होती हैं, उनको हल्का किया जा रहा है ताकि उद्योगपतियों के लिए नई मंडियां बनाई जा सके। और इस कानून में जो सबसे बड़ा झोल यह है कि किसान जब अपनी फसल बेचेगा तो उसका मुकदमा अगर वो करना चाहेगा अदालत में, तो वो अपना मुकदमा अदालत में नहीं लेके जा सकता है। वो या तो एसडीएम के पास जाएगा या कलेक्टर के पास जाएगा या उसका निवारण केंद्र सरकार करेगी। ये ऐसे काले कानून हैं जो कि केवल किसानों के विरुद्ध में है। और इन्हीं काले कानून को समाप्त करने के लिए, इनका विरोध करने के लिए, इनको घुटने के बल टिकवाने के लिए राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी खेती बचाओ यात्रा पर निकल गए हैं। वो 3 दिनों से पंजाब की यात्रा पर हैं। वो जगह जगह पर ट्रैक्टर रैलियां कर रहे हैं और उनके साथ पूरे पंजाब और हरियाणा का किसान जुड़ता जा रहा है। आप लोग जाएंगे, कैसे जाएंगे आगे, क्या प्लान है आप लोग का? यहाँ हमें हरियाणा के बॉर्डर पे पुल पे रोक रखा है। जब तक ये खुलेगा नहीं तब तक मैं यहाँ बैठा हूँ। 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे, 6 घंटे तो 6, 10 तो 10, 24 तो 24, 100 तो 100, 200 तो 200, 500 तो 500। मैं यहाँ से नहीं हिल रहा। तो क्या आप अकेले जाएंगे या समर्थकों के साथ ही जाना चाहेंगे? वो दरवाजा खोलेंगे तो मैं जाऊंगा। और कई बार बैठा हूँ, जाने नहीं दे रहे। तो जब ये खोलेंगे मैं प्यार से चला जाऊंगा, तब तक मैं प्यार से यहाँ बैठा हूँ। थैंक यू। अब जो वहां के किसान हैं वो बहुत जागरूक हैं, इसलिए उसका विरोध प्रदर्शन पूरे देश में अब बढ़ने लगा है। लेकिन यही नहीं, जो एक हरियाणा के मंत्री हैं, उन्होंने राहुल गांधी जी को चेतावनी दी है कि उनको हरियाणा में उनकी सभाओं को नहीं करने दिया जाएगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं
यही काम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया था उनको रोकने का, लेकिन राहुल गांधी को वो रोक नहीं पाए। ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये देश के अन्नदाताओं की लड़ाई है, ये लड़ाई किसानों की लड़ाई है, ये लड़ाई मजदूरों की लड़ाई है, ये लड़ाई आम आदमी की लड़ाई है। और यही नहीं साथियों, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो कि सवाल उनको सत्ता पक्ष से सख्त पूछने चाहिए, लेकिन उन्होंने सवाल राहुल गांधी से पूछे। एक पत्रकार ने राहुल गांधी से पूछा, जब यह बिल पास हो रहा था आप विदेश में थे यानी अमेरिका में थे, तो राहुल गांधी ने उनको बड़े आराम से समझाया, मेरी मां की तबीयत खराब थी और मैं उनको अस्पताल लेके गया था क्योंकि मेरी बहन नहीं जा सकती थी वहां पे निजी कारणों के। ऐसे ही सवाल उन्होंने राहुल गांधी पर दागे। एक पत्रकार ने पूछा कि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस ने धक्का दिया, तो इस पर राहुल गांधी ने मुस्कुरा कर कहा, पूरे देश को धकेला जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मुझे थोड़ा सा धक्का लग गया तो क्या बड़ी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स नॉट अ बिग डील। हमारा काम है देश की जनता की रक्षा करना, देश के किसानों के साथ खड़ा होना हमारा काम है। ऐसी सरकार है, अगर हम खड़े होंगे धक्का लगेगा, लाठी लगेगी, ठीक, खा लेंगे लाठी, धक्का खा लेंगे, क्या है। सपोज समवन किल्ड योर सन and then when you went for justice they locked you up in your house, and then the DM came to your house and kicked you and threatened you and told you that if you open your mouth the entire state of Uttar Pradesh will sort you out, and then told you don't worry, all these protesters they will go away, Rahul Gandhi will go away, but we will be here. Now you get a feeling, get a sense of how you would feel. That is how that family felt. That is why I went there, because I wanted that family to know that they are not alone. मैं इसलिए वहां गया था और मैंने परिवार से कहा, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं आया हूं, मैं आपकी बेटी के लिए आया हूं, आपके लिए आया हूं, मगर मैं देश में जो लाखों महिलाएं हैं जिनके साथ रोज कोई ना कोई बदतमीजी होती है, हजारों महिलाएं हैं जिनका रेप होता है, मैं उनके लिए भी यहां आया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चे का रेप होता है, मर्डर होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परिवार पर आक्रमण करता है और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। इंटरेस्टिंग बात है। एक ने उनके ट्रैक्टर जो रैली कर रहे हैं वो, उस पर सवाल उठाए एक पत्रकार ने कि आप सोफे पर बैठे थे, तो राहुल गांधी ने उसका जवाब दिया, नहीं, मगर ये सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने 8,000 करोड़ रुपए के लिए 2 हवाई जहाज क्यों खरीदे। $1 बिलियन, 8,000 करोड़, उसमें कुशन छोड़िए, उसमें तो पलंग है पूरा, मतलब एक पलंग नहीं 50 पलंग होंगे उसमें। ये नहीं कहते कि भैया हमारा जो प्रधानमंत्री है उसने 8,000 करोड़ रुपए का जहाज खरीदा, क्यों? क्योंकि उसके मित्र ट्रंप के पास जहाज है 8,000 करोड़ का, उसे भी चाहिए। ये नहीं कहते, ये कहते भैया राहुल गांधी अमरिंदर सिंह जी गए, ट्रैक्टर पे बैठे थे, किसी ने कुशन लगा दिया। मेरा सवाल है पत्रकार बंधुओं से कि आप ये क्यों नहीं पूछते हैं कि मोदी सरकार के जो 2 जहाज आए हैं मोदी जी के लिए, वो 8,000 करोड़ के हैं, वो जबकि हमारा देश आज आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी मोदी 8,000 करोड़ का खर्चा कर रहे हैं केवल अपने लिए, क्योंकि उनके जो मित्र हैं ट्रंप, उनके पास ऐसा जहाज है, तो मोदी जी को भी ऐसा ही जहाज चाहिए। और यही नहीं साथियों, ये आवाज, किसानों की आवाज आज पूरे देश में गूंज रही है। मोदी तेरी तानाशाही, ये बॉर्डर कब तक बंद रखेंगे? देश का किसान हिसाब लेगा, उस रोटी का हिसाब लेगा जो कोरोना काल में इस देश के बेटे ने, इस देश की रक्षा में पूरे देश रोटी खवाई है। आज उसी की रोटी छीन के बड़ा उद्योगपति ने। जब तक किसान को उसकी खरीद की गारंटी का बिल नहीं आएगा, तब तक, जब तक MSP को कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक किसान रोड पर रहेगा। जो उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिए हैं 3, वो किसान, मजदूर और दुकानदारों को मार डालेंगे।
इसलिए हाँ, क्योंकि उसमें जो है ना सरकारी खरीद बंद हो जाए, मंडीकरण बंद हो गया, FCI टूट जाएगी, जो भी सरकारी अदारे हैं वो टूट जाएंगे और प्राइवेट सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। हम तो इसे काले कानून का नाम देते हैं। अच्छा, ये काले कानून है जिसके लिए MSP तो ये कहते हैं भी हम रहेगी, लेकिन अभी MSP खत्म होने का रास्ता खुल गया है। क्योंकि ये जो 3 काले कानून हैं, ये केवल हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ही नहीं खत्म कर रहा है, ये पूरे देश के फ्रीडम को खत्म कर रहा है, ये हमारी आजादी छीनी जा रही है। अब यहाँ पे सिर्फ एक मुद्दा ये है कि एंट्री 33 जो है कॉन्करेंट लिस्ट की, जबकि कॉन्करेंट लिस्ट में भी ये साफ किया गया है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैटर्स में पावर नहीं होगी। ये बात हो रही है ट्रेड की और कॉमर्स की। मेरा सबसे पहले तो ये कहना है कि जो किसान हैं वो ट्रेड और कॉमर्स नहीं कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि एजुकेशन जो है उसको ऑक्यूपेशन कहा जाता है, ट्रेड और बिजनेस नहीं कहा जाता। तो ये जो एंट्री 33 है कॉन्करेंट लिस्ट की, जिस पे सेंटर कह सकता है हमें पावर है, ये ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में है। दूसरी चीज वो ये कह सकते हैं कि इसमें एक आइटम आ गया है फूड स्टफ्स। मेरा ये कहना है कि अगर फूड स्टफ को एग्रीकल्चर मान लिया जाएगा तो ये जितनी भी 8 जगह स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर की पावर स्टेट को दी गई है और यूनियन लिस्ट में 4 जगह जहां एग्रीकल्चर को हटाया गया है सेंटर की पावर से, और कॉन्करेंट लिस्ट में भी मैंने आपको बता दिया कि एग्रीकल्चर के सिलसिले में पावर नहीं दी गई है, ये सब रिडेंडेंट हो जाएगा। जरा सा एक बात ये समझ लीजिए कि संविधान ये चाहता है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, हो सकता है कुछ ओवरलैपिंग हो रही है। तो अगर आपने पावर एक्सरसाइज की है, पिथ एंड सब्सटेंस देखेगी अदालत, उसे लगता है कि मेनली ये आपकी पावर के अंडर में है और इंसिडेंटली ये स्टेट की पावर को इम्पिंच कर रहा है, तो वो लॉ वैलिड हो जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि ये जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मामला है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मामला है, ये सीधे सीधे स्टेट लिस्ट की एंट्रीज को इंसिडेंटली नहीं बल्कि डायरेक्टली हिट कर रहा है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान में अदालतों ने ये भी कहा है कि जो चीज आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। ये बिल जो है ये ऐसा लगता है, मैं हो सकता है गलत हूं, कि ये कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर है। पार्लियामेंट को इसकी पावर नहीं थी और पार्लियामेंट ने उस पावर को इस्तेमाल किया। और आपको ताज्जुब होगा जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस बिल में दिया हुआ है उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि किस प्रावधान के तहत ये लॉ संसद में पास कराया जाएगा। ये ऐसा काला कानून है जहां पर जो किसान है उनकी उपज का अगर हम क्लेम करते हैं तो सरकार भी दखल नहीं देगी। यानी हमारे जो किसान हैं उनको मजदूर बनाने की ये साजिश है और केवल उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने का ये काम हो रहा है। जय हिंद।